जय हिंद। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के आज इस लेक्चर में आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट बेसिक टर्म पढ़ेंगे। हमने पिछले लेक्चर में भी कुछ इम्पॉर्टेंट बेसिक टर्म को डिस्कस किया था। रेक्टिफायर पढ़ने से पहले बेसिक टर्म को कुछ बेसिक टर्म है उसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, तब अदरवाइज हमको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको बताते हैं सर कि आपका अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट क्या होता है? वैसा वोल्टेज और करंट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ कंटिन्यूअसली चेंज करता है और डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करता है। तो वैसे वोल्टेज और करंट को हम क्या बोलते हैं सर? अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ना सर, ए मेरा है, देख लो ए, तो देख लो ना, ये जो वोल्टेज का जो वैल्यू है वो लगातार आपका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है सर? चेंज कर रहा है। कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, उसका डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है। देखो तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन है। तो देख लो कि ये जो वोल्टेज है इसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली टाइम के साथ चेंज कर रहा है और इसका डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज कर रहा है। मान लो ये आपका टाइम है सर, ये आपका टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड उसको बोलते हैं जितने समय में अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एक साइकिल पूरा करता है। एक पॉजिटिव और एक कंप्लीट पॉजिटिव वैल्यू और एक कंप्लीट नेगेटिव वैल्यू को मिला करके एक साइकिल बोलते हैं। एक कंप्लीट पॉजिटिव वैल्यू और एक कंप्लीट नेगेटिव वैल्यू मिला करके एक साइकिल बोलते हैं सर। इसको एक कंप्लीट पॉजिटिव वैल्यू या एक कंप्लीट नेगेटिव वैल्यू को हम अल्टरनेशन बोलते हैं। तो आपका सर ये देखो, ये आपका पॉजिटिव अल्टरनेशन, ये नेगेटिव अल्टरनेशन, एक पॉजिटिव अल्टरनेशन और एक नेगेटिव अल्टरनेशन मिल करके एक साइकिल कहलाता है। क्या? तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल है। तो एक साइकिल पूरा करने में जितना समय लगता है सर उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। माने अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को एक साइकिल पूरा करने में जितना समय लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। या देखो तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका एक साइकिल और यहाँ से वेव का रिपीटेशन फिर शुरू हो रहा है, तो ये दूसरा साइकिल होगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ भी जो समय लगेगा वो टाइम पीरियड के ही बराबर होगा। मतलब एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में जो समय लगता है सर उसको हम क्या बोलते हैं सर? टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड को हम सेकेंड में मेजर करते हैं, इसको हम सेकेंड में मेजर करते हैं। समझ रहे हैं? अब देखो एक बात है कि सर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी कहता है कि कोई अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एक सेकेंड में जितना साइकिल पूरा करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। माने ये टी सेकेंड में, देखो तो टी सेकेंड में एक साइकिल पूरा कर रहा है, तो एक सेकेंड में 1/t साइकिल पूरा करेगा। तो एक सेकेंड में जितना साइकिल पूरा करता है उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो एक सेकेंड में आपका क्या है सर? 1/t साइकिल है, इसलिए फ्रीक्वेंसी एफ बराबर क्या हो जाएगा? 1/t हो जाएगा। नहीं, फ्रीक्वेंसी एफ बराबर क्या हो जाएगा? 1/t। माने कोई अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एक साइकिल पूरा करने में जो समय लेता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, और एक सेकेंड में जितना साइकिल पूरा करता है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं सर। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? 1/t। देखो ना, टी सेकेंड में एक साइकिल, माने यहाँ से यहाँ तक पूरा करने में उसको टी सेकेंड लग रहा है, तो टी सेकेंड में एक साइकिल, तो एक सेकेंड में 1/t साइकिल, और एक सेकेंड में जितना साइकिल पूरा करता है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी एफ बराबर 1/t नहीं हो जाएगा? हाँ, 1/t हो जाएगा सर। अब क्या है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट तो समझ गए कि वैसा वोल्टेज और करंट जिसका आपका क्या सर? मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली आपका चेंज करता है और डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करता है। माने एक पर्टिकुलर टाइम के बाद डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। देखो तो यहाँ डायरेक्शन कितना? t/2 समय के बाद, t/2 सेकेंड के बाद आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? t/2 सेकेंड होगा, t/2 सेकेंड,
इसके बाद देखो न, यहाँ से यहाँ तक t/2, यहाँ से यहाँ तक t/2, तो t/2 के बाद फिर डायरेक्शन चेंज, फिर t/2 के बाद डायरेक्शन चेंज, माने एक पार्टिकुलर टाइम के बाद डायरेक्शन क्या करता है, चेंज करता है। तो उसको हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट बोलते हैं। माने वैसा वोल्टेज और करंट जिसका मैग्नीट्यूड देख लो कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है और डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज कर रहा है, माने एक खास टाइम के बाद उसका डायरेक्शन चेंज कर जाएगा, तो उसको हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट बोलते हैं। क्लियर? अब बात है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट समझ गए, साइकिल समझ गए, टाइम पीरियड समझ गए, फ्रीक्वेंसी समझ गए, समझ रहे हैं? अब देखो ये भी हमारा क्या है सर, ये भी आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट है। जैसे देख लो ये इसको हम स्क्वायर वेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्क्वायर। देखो ना स्क्वायर, देखो तो एक पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, यहाँ से फिर पॉजिटिव साइकिल और यहाँ से फिर नेगेटिव साइकिल। तो इस तरह का वेव को भी हम अल्टरनेटिंग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखो आपका क्या है ना, इसका डायरेक्शन एक पार्टिकुलर टाइम के बाद क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो ये भी आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट है। आपका इस तरह का भी हो सकता है, ट्रायंगुलर वेव भी हो सकता है, तो ये भी आपका अल्टरनेटिंग है सर। तो ये सभी क्या है सर, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है। अब बात है कि पीरियोडिक वेव किसको बोलते हैं? ये भी आपका पीरियोडिक वेव है। देखो ना, एक खास समय के बाद इसका वेव का रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। माने एक खास समय के बाद, टी समय के बाद इसका फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। माने वैसा वेव जो एक पार्टिकुलर टाइम के बाद अपने वैल्यू को रिपीट करता है, तो वैसे वेव को हम पीरियोडिक वेव बोलते हैं। ये भी आपका पीरियोडिक वेव है। ये भी आपका क्या है सर, पीरियोडिक वेव। माने वैसा वेव जो एक पार्टिकुलर टाइम के बाद, एक खास टाइम के बाद अपने वैल्यूज को रिपीट करता है, तो वैसे वेव को हम क्या बोलते हैं सर, पीरियोडिक वेव बोलते हैं। तो देखो तो ये भी आपका एक खास समय के बाद अपना वैल्यू रिपीट कर रहा है, माने टी समय के बाद फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ भी आपका देख लो, टी समय के बाद आपका वेव का रिपीटेशन हो रहा है। माने एक साइकिल पूरा करने में जो समय लगेगा, टाइम पीरियड देखो तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम होगा वो टी होगा सर। माने यहाँ से यहाँ तक आपका एक साइकिल है, ये दूसरा साइकिल है। तो देखो टी समय के बाद यहाँ वेव का रिपीटेशन स्टार्ट हो गया है, यहाँ भी टी समय के बाद वेव का रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, समझ रहे हो? हाँ, तो वेव का रिपीटेशन आपका क्या हो गया सर, स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल। तो वैसा वेव जो अब पार्टिकुलर टाइम के बाद, एक फिक्स समय के बाद अपने वैल्यूज को रिपीट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक वेव बोलते हैं। क्लियर? तो देख लो, जहाँ से जितने समय के बाद आपका क्या हो रहा है सर, वेव का रिपीटेशन शुरू हो रहा है, तो वही समय को हम क्या बोलते हैं, टी टाइम। देखो टी समय के बाद वेव का रिपीटेशन स्टार्ट, यहाँ भी टी समय के बाद वेव का रिपीटेशन स्टार्ट, यहाँ भी टी समय के बाद वेव का रिपीटेशन स्टार्ट। तो इन सब को हम क्या बोलते हैं सर, टाइम पीरियड बोलते हैं। जितने समय के बाद वेव का रिपीटेशन शुरू होता है, वेव का आपका फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। क्लियर? और एक साइकिल पूरा करने में जो समय लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, और एक सेकंड में जितना साइकिल होता है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। अब बात है कि एक सिमेट्रिकल होता है, एक अनसिमेट्रिकल वेव होता है। तो वैसा वेव जिसका पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू आइडेंटिकल होता है, पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू आइडेंटिकल होता है, उसको हम सिमेट्रिकल वेव बोलते हैं। माने जितना पॉजिटिव वैल्यू होगा उतना नेगेटिव वैल्यू होगा, समझ रहे हो? जितना पॉजिटिव वैल्यू होगा उतना नेगेटिव वैल्यू होगा, जितना पॉजिटिव वैल्यू होगा उतना नेगेटिव वैल्यू होगा। तो इस तरह के वेव को हम सिमेट्रिकल वेव बोलते हैं। तो यदि ये वाला ज़्यादा हो जाए, ये वाला कम हो जाए, ये वाला ज़्यादा हो जाए, ये वाला कम हो जाए, या ये वाला ज़्यादा ये कम हो जाए, ये वाला ज़्यादा ये कम हो जाए, तो वैसे वेव को हम अनसिमेट्रिकल बोलते हैं। समझ रहे हैं? क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल वेव। तो माने जिसका पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू आपस में बराबर हो, उसको हम क्या बोलते हैं सर, सिमेट्रिकल वेव बोलते हैं। और जिसमें नहीं बराबर हो उसको अनसिमेट्रिकल वेव बोलते हैं। देखो अब आपको हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट और कुछ हम बताते हैं, देख लो इधर। पहले आप लोग मेहनत कीजिए, बहुत अच्छा से समझ में आएगा आप लोग को, हम आपके लिए बेहतर करने की कोशिश करेंगे। देखो एक होता है साइनोसॉइडल वोल्टेज और करंट, साइनोसॉइडल वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और करंट। साइनोसॉइडल वोल्टेज और करंट किसको बोलते हैं? वैसा वोल्टेज और करंट जिसका वेव जो है साइन वेव की तरह वैरी करता है। कैसा वैरी करता है? साइन वेव की तरह वैरी करता है, उसको साइनोसॉइडल वोल्टेज और करंट बोलते हैं। तो देखो तो ये आपका मान लो ये कैसा है, ये भी आपका देख लो,
ये वोल्टेज वेव है, साइन वेव की तरह वेरी कर रहा है। ये भी देख लो, ये मान लो करंट है, ये आपका टाइम है, तो ये भी देखो साइन वेव की तरह वेरी कर रहा है। तो इस वोल्टेज और करंट को साइनोसॉइडल वोल्टेज और करंट बोलते हैं। वैसा वेव जिसका जो है, जिसका सर वेव शेप जो है, वेव फॉर्म जो है साइन वेव की तरह वेरी करता है, साइन वेव की तरह वेरी करता है, उसको साइनोसॉइडल वोल्टेज और करंट बोलते हैं। साइनोसॉइडल वोल्टेज और करंट का इक्वेशन क्या होता है? जैसे करंट बराबर लिखते हैं I = I max साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी बराबर थीटा होता है, समझ रहे हैं? एंगुलर वेलोसिटी ये टाइम है, ओमेगा टी बराबर थीटा होता है, ओमेगा टी को हम थीटा भी लिखते हैं। तो आई बराबर क्या लिख देंगे? I max साइन थीटा, समझ रहे हो? तो देखो, तो यहाँ जो करंट है वो किसका फंक्शन है? साइन का फंक्शन। यहाँ करंट टाइम का फंक्शन माने साइन का फंक्शन है, समझ रहे हो? तो आपका क्या है सर, जहाँ आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू, आई क्या है माने प्रत्येक इंस्टेंट वाला वैल्यू है, समझ रहे हैं? जैसे जैसे थीटा चेंज करेगा वैसे वैसे आई आपका चेंज होगा, समझ रहे हैं? और ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है, माने ये वाला मैक्सिमम वैल्यू, ये आपका आई मैक्स है। क्या है सर? आई मैक्स। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, और ये साइन थीटा बतला रहा है कि ये जो करंट है साइन का फंक्शन है, समझ रहे हैं? ये आपका आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, यहाँ आई आपका मैक्सिमम वैल्यू है, ये बतला रहा है कि साइन का फंक्शन है। हाँ, इसको, इसी वेव को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस इक्वेशन को। साइनोसॉइडल करंट का इक्वेशन ऐसा होता है I = I max साइन ओमेगा टी और I = I max साइन थीटा, समझ रहे हैं? उसी तरह जैसे हमारा वोल्टेज रहे तो वोल्टेज बराबर लिखेंगे V = V max साइन ओमेगा टी और V = V max साइन थीटा। ओमेगा टी बराबर थीटा होता है। तो जहाँ भी आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, प्रत्येक इंस्टेंट वाला वैल्यू है, प्रत्येक इंस्टेंट वाला वैल्यू है, और आपका V max मैक्सिमम वैल्यू है। ये जो मैक्सिमम वैल्यू देख रहे हो यही आपका मैक्सिमम वैल्यू है सर, ये आपका मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। जो छोटा भी है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये जो आप देख रहे हैं ये मैक्सिमम वैल्यू है, और ये बतला रहा है कि साइन का फंक्शन है, माने इसका जो वेव शेप होगा वो साइन वेव की तरह होगा। कैसा वेव होगा? साइन। और ये साइन थीटा और कॉस थीटा आपका क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन होता है। पीरियोडिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका वैल्यू एक पार्टिकुलर टाइम के बाद क्या करता है? रिपीट करता है। जैसे कॉस का 2π के बाद रिपीट करता है, साइन का 2π के बाद रिपीट करता है, तो उसी तरह ये आपका क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है। माने वैसा फंक्शन जिसका वैल्यू एक खास टाइम के बाद, एक पार्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट करता, उसको हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? पीरियोडिक फंक्शन। माने ये आपका देखो, ये साइनोसॉइडल वोल्टेज का एक्सप्रेशन है, साइनोसॉइडल वोल्टेज का एक्सप्रेशन है, ये साइनोसॉइडल करंट का एक्सप्रेशन है। ये दोनों एक एक्सप्रेशन सेम है, ये दोनों एक्सप्रेशन आपका क्या है सर? सेम है, समझ रहे हैं? हाँ, तो अब आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, सब समझ में आएगा। बस अच्छा से थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिएगा। वैसे आपको हमने जो नोट्स प्रोवाइड किया है उसमें सारा कुछ होगा, आप चाहो तो अच्छा से देख सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बतलाने वाला हूँ। जैसे कोई पीरियोडिक वेव है, जैसे मान लो ना कि ये वोल्टेज ही है, ये वोल्टेज आपका पीरियोडिक है क्योंकि एक पार्टिकुलर टाइम के बाद इसका वेव शेप क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, ठीक है? ये वोल्टेज है। तो ये आपका t समय हो गया। ये मान लो करंट है सर, ये आपका करंट है, एक पार्टिकुलर टाइम के बाद इसका वेव का रिपीटेशन स्टार्ट होगा, ठीक है? तो अब क्या है कि इसका इक्वेशन क्या लिखते हैं? V = V max साइन ओमेगा टी और V = V max साइन थीटा लिखते हैं, ठीक है? और करंट इक्वल टू क्या लिखते हो? I = I max साइन ओमेगा टी लिखते हो साइनोसॉइडल का। V = V max, सॉरी, I = I max साइन थीटा लिखते हो। तो हमने बताया था साइनोसॉइडल वोल्टेज और करंट, वैसा वोल्टेज और करंट जिसका वेव जो है साइन वेव की तरह वेरी करता है, उसको साइनोसॉइडल वोल्टेज और करंट है। ये साइनोसॉइडल वोल्टेज का एक्सप्रेशन है, ये साइनोसॉइडल करंट का एक्सप्रेशन है, समझ रहे हैं?
अब बात है कि ये भी आपका पीरियोडिक वेव ही है, तो कोई भी पीरियोडिक वेव है सर, उसका जनरली एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो एवरेज वैल्यू होता है किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का, किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का जो एवरेज वैल्यू होता है एफ एवरेज बराबर 1/t 0 से t एफ ऑफ टी इंटू डी टी, या इसी को लिखते हैं और एफ एवरेज बराबर लिखते हैं 1/2 पाई 0 से 2 पाई एफ ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। कोई भी पीरियोडिक वेव रहे, कोई भी पीरियोडिक वेव रहे, उसका आपका क्या है सर, उसका एवरेज वैल्यू इसी तरह लिखा जाता है। देखो तो ये भी आपका क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, तो ये भी आपका पीरियोडिक फंक्शन। देखो ना यहाँ टाइम का फंक्शन है, टाइम का फंक्शन, ये जो आपका वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज फंक्शन जो है वो टाइम का फंक्शन है। किसका है, टाइम का है, जहाँ वोल्टेज जो है टाइम का फंक्शन, और ये पीरियोडिक वेव है, चूँकि यहाँ साइन है तो साइन आपका पीरियोडिक फंक्शन है, चूँकि इसका 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट करता है। तो यदि इसका एवरेज वैल्यू निकालोगे तो एफ एवरेज बराबर 1/t माने टाइम पीरियड, 0 से t माने ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, और ये इंटीग्रेशन का साइन है एफ ऑफ टी इंटू डी टी। एफ ऑफ टी कहने का मतलब ये जो है आपका टाइम का फंक्शन है इंटू डी टी, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एवरेज बराबर 1/2 पाई, टी जहाँ टाइम पीरियड है, ये भी आपका टाइम पीरियड 2 पाई है, 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट करता है, चूँकि साइन का वैल्यू 2 पाई के बाद क्या करता है, रिपीट करता है, तो 2 पाई आपका टाइम पीरियड हो जाएगा। तो 0 से 2 पाई एफ ऑफ थीटा, चूँकि यहाँ किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है, इंटू डी थीटा। तो इसी को हम जैसे वोल्टेज का एवरेज वैल्यू लिखें तो भी एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, 1/t 0 से t माने इंटीग्रेशन का साइन है भी इंटू डी टी। नहीं, अभी इज इक्वल टू क्या है, भी मैक्स साइन ओमेगा टी। और इसको और क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो भी एवरेज बराबर लिख सकते हो 1/2 पाई 0 से 2 पाई भी इंटू डी थीटा। यदि थीटा वाला एक्सप्रेशन, यदि थीटा वाला लिखोगे तो ए वाला हम लिखेंगे, यदि टाइम के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो ए वाला लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कोई भी पीरियोडिक वेव रहे, कोई भी पीरियोडिक फंक्शन, तो उसका एवरेज वैल्यू आपका होता है एफ एवरेज इक्वल टू 1/t 0 से t एफ ऑफ टी इंटू डी टी। यदि थीटा के टर्म में लिखना चाहें, मैंने टाइम पीरियड यहाँ t है तो टाइम पीरियड यहाँ 2 पाई, चूँकि पीरियोडिक जो वेव होता है उसका 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट करता है सर, कितने पाई के बाद, 2 पाई के बाद वैल्यू, तो यहाँ टाइम पीरियड t है तो वहाँ टाइम पीरियड 2 पाई लिखेंगे, तो वहाँ 0 से 2 पाई एफ ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ टाइम का फंक्शन दिखाए हैं और यहाँ थीटा का फंक्शन दिखाए हैं, तो ओमेगा टी बराबर आपका थीटा होता है, तो थीटा के टर्म में लिखोगे तो ये वाला लिखना, टाइम के टर्म में लिखोगे तो ये वाला लिखना, दोनों सेम है। तो इसी के आधार पर हम यदि वोल्टेज का एवरेज वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ फंक्शन मेरा क्या है, वोल्टेज है, तो वोल्टेज का एवरेज वैल्यू लिखेंगे। टाइम पीरियड कितना, 1/t 0 से t, और एफ ऑफ टी कितना है, एफ ऑफ टी आपका भी है, माने जो फंक्शन टाइम का वो भी है, तो भी इंटू डी थीटा, और भी के बदले कितना लिखोगे, भी मैक्स साइन ओमेगा टी, जहाँ ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू बतलाता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। यदि थीटा के टर्म में लिखोगे तो भी एवरेज बराबर 1/2 पाई, क्योंकि 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट करता है, इसका टाइम पीरियड 2 पाई होगा, 2 पाई 0 से 2 पाई भी इंटू डी थीटा, जहाँ भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, और भी के बदले कितना लिखोगे, भी मैक्स साइन थीटा। इसी तरह करंट को लिखोगे सर, करंट इक्वल टू कितना लिखोगे, आई एवरेज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/t 0 से t आई इंटू डी टी, ठीक है। और आई एवरेज बराबर क्या लिखोगे, 1/2 पाई 0 से 2 पाई आई इंटू डी थीटा। आप वही चीज़ देखो ना, इसका भी एवरेज वैल्यू लिखोगे तो वही, यहाँ किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन, तो आई एवरेज बराबर इस फॉर्मूला पर हमने पुट कर दिया, एफ एवरेज के जगह हम आई एवरेज लिखा 1/t 0 से t आई इंटू डी टी, चूँकि एफ टी माने फंक्शन कौन है, करंट है, करंट का है ना, और किसका फंक्शन है, टाइम का, टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिए, टोटल एवरेज वैल्यू निकालने। यदि थीटा के टर्म में लिखोगे तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई होगा, तो 1/2 पाई 0 से 2 पाई आई इंटू डी थीटा, और आई के जगह क्या लिखोगे, आई मैक्स साइन थीटा, यहाँ आई के जगह क्या लिखोगे, आई मैक्स साइन ओमेगा टी। क्लियर, तो एवरेज वैल्यू आपने समझ गया, आप इसको उतारिएगा, आपको ऐसे नोट्स में सब बताया गया है, आप इसको थोड़ा सा, चलो
अब इसका आरएमएस वैल्यू क्या होता है सर? आरएमएस वैल्यू यदि इसका लिखना कहे तो आरएमएस वैल्यू कैसे लिखेंगे? आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू इसको बोला जाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू माने स्क्वायर के मीन का रूट, स्क्वायर के मीन का रूट माने स्क्वायर कर लेंगे, फिर उसका मीन निकालेंगे, उसका फिर हम रूट निकालेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा सर? किसी भी फंक्शन का आरएमएस वैल्यू होता है एफ आरएमएस का स्क्वायर बराबर होता है 1/t 0 से t एफ ऑफ टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी, और लिखेंगे 1/2 पाई 0 से 2 पाई 0 से 2 पाई, समझ रहे हो? एफ ऑफ टी का होल स्क्वायर, सॉरी एफ ऑफ थीटा कर दो, एफ ऑफ थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। हाँ, तो उसी तरह कोई भी पीरियोडिक वेव रहे, कोई भी पीरियोडिक वेव, तो उसका आरएमएस का इक्वेशन इस प्रकार हमें सब प्रूफ करके बताएंगे। जब ऐसी फंडामेंटल हम पढ़ेंगे ना सर, तो ये सब हम प्रूफ करके ला देंगे कि ये कैसे आता है, समझ रहे? तो अभी हड़बड़ाइए नहीं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको कुछ आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पिक फैक्टर लिखना है तो सब चीज़ें आएगा। तो इसलिए देखो, यदि आरएमएस वैल्यू लिखोगे तो किसी भी फंक्शन का आरएमएस वैल्यू एफ ऑफ आरएमएस का स्क्वायर बराबर 1/t 0 से t एफ ऑफ टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी। यदि थीटा टर्म में लिखोगे तो 1/2 पाई 0 से 2 पाई एफ ऑफ थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। तो यदि हम वोल्टेज का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? वी आर एम एस लिखोगे तो कितना हो जाएगा? वी आर एम एस का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे? 1/t 0 से t, और एफ ऑफ टी कितना है? भी है, तो एफ ऑफ टी का स्क्वायर है तो भी का स्क्वायर इंटू डी टी, समझ रहे हो? हाँ, बी का स्क्वायर इंटू डी टी, और 1/2 पाई क्या लिखोगे? और क्या लिखोगे? और वी आर एम एस बराबर कितना लिखोगे? एफ आर एम एस का स्क्वायर बराबर, एफ आर एम एस का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 पाई 0 से 2 पाई एफ ऑफ थीटा, सॉरी एफ आर एम एस की वी आर एम एस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? वी आर एम एस का स्क्वायर 1/2 पाई 0 वी स्क्वायर इंटू डी थीटा। तो कुछ नहीं, जैसे हमने एवरेज वैल्यू में इसके आधार पर पुट कर दिया था, उसी तरह हम वोल्टेज में पुट कर दिए। तो आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? बता दो। 1/t 0 से t आई स्क्वायर इंटू डी टी। उसी तरह आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 पाई 0 से 2 पाई आई स्क्वायर इंटू डी थीटा। देख लो, कुछ नहीं है, आई के वैल्यू कितना लिखेंगे? साइन ओमेगा टी, तो आई स्क्वायर है तो आई मैक्स साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। यहाँ आई स्क्वायर है तो आई मैक्स साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। तो कुछ नहीं, आरएमएस वैल्यू का ये इक्वेशन हो जाएगा वोल्टेज के लिए और एक करंट के लिए हो जाएगा। तो यही याद रखना है, और ऐसे ये सब चीज़ें हम सब आपको प्रूफ करके ला देंगे कि कितना होता है। तो अब हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं। किसी भी पीरियोडिक फंक्शन रहे, कोई भी पीरियोडिक वेव रहे, तो उसका आरएमएस वैल्यू का जनरल इक्वेशन है। फूरियर सीरीज आप लोग को मैथ में पढ़ना है तो ऐसा आपको फार्मूला प्रूफ करके बता दिया जाएगा, ऐसा हम ही प्रूफ कर देंगे। तो देखो एफ आरएमएस हम ऐसे लिखेंगे, एफ कोई भी पीरियोडिक फंक्शन है उसका आरएमएस वैल्यू ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ देखो पीरियोडिक वेव है, ये भी पीरियोडिक वेव है, मैंने पीरियोडिक फंक्शन है, तो इन सब का आरएमएस वैल्यू हम इसी पर पुट कर दिए हैं। एफ के जगह हम क्या लिखे हैं? वी आरएमएस, एफ आरएमएस मैंने वी आरएमएस, और यहाँ 1/t मैंने टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड यहाँ t हो जाएगा 1/t मैंने टाइम पीरियड मैंने एक साइकिल पूरा करने में जो समय है 0 से t, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट टाइम पीरियड, एफ ऑफ टी मैंने टाइम का फंक्शन कौन है? भी है, तो एफ ऑफ टी के जगह भी रखेंगे, और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करोगे इंटू डी टी। क्लियर है? यदि थीटा टर्म में लिखोगे, थीटा देख दिए हैं, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। तो आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। अब जैसे कोई आपका पीरियोडिक वेव है सर, कोई पीरियोडिक वेव है, जैसे साइनोसॉइडल वोल्टेज और करंट आपका क्या है? पीरियोडिक वेव है, ये भी आपका पीरियोडिक वेव है। साइनोसॉइडल वोल्टेज है, साइनोसॉइडल करंट है, तो ये भी आपका पीरियोडिक वेव है। तो एक आपका इम्पॉर्टेंट टर्म है फॉर्म फैक्टर होता है। फॉर्म फैक्टर बराबर होता है आरएमएस वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू।
और ये सब का मैं डिफिनेशन बताऊंगा, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू का हम ऐसे फंडामेंटल में डिफिनेशन पढ़ाएंगे कि आरएमएस वोल्टेज क्या होता है, आरएमएस करंट क्या होता है। तो हम फॉर्म फैक्टर बराबर होता है आरएमएस वैल्यू बट्टा एवरेज वैल्यू। एक होता है पीक फैक्टर, पीक फैक्टर होता है, पीक फैक्टर होता है, ये होता है आपका सर मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू बट्टा आरएमएस वैल्यू। ये याद रखिएगा, ये आपका दो फार्मूला याद रखिएगा, समझ रहे हैं। ये आपका क्या सर, फॉर्म फैक्टर बराबर होता है आरएमएस वैल्यू बट्टा एवरेज वैल्यू, और पीक फैक्टर बराबर होता है मैक्सिमम वैल्यू बट्टा आरएमएस वैल्यू। पीक फैक्टर बराबर होता है मैक्सिमम वैल्यू बट्टा आरएमएस वैल्यू, और फॉर्म फैक्टर बराबर होता है आरएमएस वैल्यू बट्टा आपका क्या होता है सर, एवरेज वैल्यू होता है। तो ये आपका क्या है सर, ये आपको रेक्टिफायर से पहले आपका हम कुछ बेसिक टर्म को डिस्कस करना था, आज हमने डिस्कस कर दिया। तो फॉर्म फैक्टर बराबर क्या होता है, आरएमएस वैल्यू बट्टा एवरेज वैल्यू। पीक फैक्टर बराबर होता है मैक्सिमम वैल्यू बट्टा आरएमएस वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू को पीक वैल्यू भी बोल सकते हो, पीक वैल्यू बट्टा आरएमएस वैल्यू। ये जो वैल्यू देख रहे हैं ना सर, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू। ये मैक्सिमम वैल्यू है, नेगेटिव मैक्सिमम, ये पॉजिटिव मैक्सिमम, ये पॉजिटिव मैक्सिमम, ये नेगेटिव मैक्सिमम। तो यही आपका पीक वैल्यू, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू, या मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। तो यही आपका मैक्सिमम वैल्यू। आरएमएस वैल्यू अभी हमने निकाला था, वी आरएमएस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1/t, 0 से t, वी स्क्वायर इंटू डी टी, या वी आरएमएस का स्क्वायर बराबर 1/2 0 से 2 नहीं 0 से 2 वी स्क्वायर इंटू डी थीटा। तो उस तरह, और वी आरएमएस का स्क्वायर था, वी आरएमएस का स्क्वायर, यदि स्क्वायर इधर हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, समझ रहे हो। हाँ, तो वो चीज़ आप लोग को याद रखना है। जैसे हमने लिखा था सर, जैसे अभी हमने लिखा था ना, वी आरएमएस का स्क्वायर बराबर हमने लिखा 1/2 0 से 2 नहीं वी स्क्वायर इंटू डी थीटा। तो अब यदि वी आरएमएस बराबर लिखोगे तो कितना हो जाएगा, √1/2 नहीं 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 2 वी स्क्वायर इंटू डी थीटा, ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अभी डिस्कस किए हैं। जब तक इस कंप्लीट वीडियो को आप नहीं देखेंगे और इससे रिलेटेड थ्योरी आप जा कर के रेक्टिफायर से पहले देखिएगा, तब आपको पूरा कंप्लीट रेक्टिफायर आपको समझ में आएगा, समझ रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। आज फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।